आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत जो नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने अंडरलाइन कराया था। पूछ रहा है बेयर्स रिएजेंट क्या है। बेयर्स रिएजेंट इज तो कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान देना है पोटेशियम परमैंगनेट का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी जलीय विलयन। एक्वस का मतलब जलीय विलयन, वो भी ठंडा हो और तनु हो। तो ठंडे और तनु जलीय विलयन किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। इसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट इज कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विल हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू विद इन द पेयर। तो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन की केवल हमको बताना है। तो कह रहा है किसमें सेम है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तो करेक्ट हमको चूज करना है कि किसमें सेम है। तो यहाँ पर देखिए दो दो विकल्प एक साथ दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा डी विकल्प करेक्ट है, बी एंड सी ओनली। तो बी और सी में कौन कौन से हैं? बी में देखिए क्रोमियम आयन +2 के साथ है और फेरस है, और डी में वैलेडियम है 2 के साथ और कॉपर है प्लस के साथ। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ होगा, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला देखेंगे। तो जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है और क्वेश्चन जो किए हैं उसमें भी था मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू, और यस भी होना चाहिए क्योंकि स्पिन ओनली कह रहा है। तो म्यू एस इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है। तो यहाँ पर जो n है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए आयन दिया गया है, आयन किसमें? Zn+2 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो है जब 0 रखेंगे तो 0 बोहर मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम Zn+2 की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे Zn का, उसमें से 2 कम कर देंगे क्योंकि +2 तभी बना है जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। उनको फिर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s ऐसे करके जब लिखेंगे तो लास्ट वाली जो कक्षा या डी वाली जो कक्षा होगी जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, यानी सारी पेयरिंग होगी। तो इसलिए Zn+2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू 0 हो जाएगा। Ti+2 में जब भरेंगे आप तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 2 रखेंगे तो √8 आ जाएगा। क्रोमियम आयन में 4 आएंगे, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो √24 आएगा। इसी प्रकार Fe+2 में 4 आएंगे। ये सब जब हम एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन किए हैं तो सारे हमने आपको निकाल के बताया है। तो यहाँ पर 4 आएंगे, ये भी √24 आ जाएगा। Ti+2 में जो है 1 आएगा, तो 1 रखेंगे इस फार्मूले में तो √3 आ जाएगा। और वैनेडियम+2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 फार्मूले में रखेंगे तो √15 आ जाएगा। और क्रोमियम कॉपर आयन में क्यूप्रस में जैसे Zn+2 में वैसे क्यूप्रस में 0 है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन वाला। तो इस प्रकार से हम इसको देखें तो ये Cr+2 और Fe+2 इसी में मैग्नेटिक मोमेंट सेम है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। और इसी प्रकार Ti+2 और Cu+2 में भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। तो इस प्रकार से हमारा Cr+2 Fe+2 एक पेयर हो जाएगा और Ti
+3 और Cu+2 एक पेयर हो जाएगा। यहाँ पर Ti+3 होगा, देखिए थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, Ti+2 है, यहाँ पर Ti+3 है, तो Ti+3 होगा। Ti+2 ये है, ये +3 है, इसको ध्यान देना है, थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि Ti+2 में 2 है तो Ti+3 होगा, तभी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसको ध्यान देना है। कुल मिला के यहाँ पर Ti+3 और Cu+2 आर द पेयर ऑफ सेम मैग्नेटिक मोमेंट। इसको आप निकाल के देखेंगे तो खुद ही बात क्लियर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक की तरह कौन काम करेगा। तो हमने आपको बताया था कि ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि किसी की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देना। तो ऑक्सीकरण संख्या कब बढ़ेगी, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस इलेक्ट्रॉन को ये खुद ले लेगा, यानी खुद अपनी ऑक्सीकरण संख्या में कमी करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ऑक्सीकारक होते हैं उनका खुद का अपचयन यानी रिडक्शन होता है, और जिसका करते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाने वाला गुण कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प सही है, Ce+4 एंड Tb+4 ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेंगे। इससे बात ये साबित हो रही है कि इनकी जो पावर है ऊपर ये घटेगी, यानी इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन ले करके दूसरे के इलेक्ट्रॉन को निकाल के जब ले लेंगे तो दूसरे में कमी होगी, यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी, ऊपर वाला पावर बढ़ जाएगा, और पावर बढ़ना ही तो ऑक्सीकरण है। तो कुल मिला करके कह रहा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3, जैसा कि हम पढ़ते चले आए हैं कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, स्थायी होती है लैंथेनॉइड के केस में। और Ce+4 एंड Tb+4 भी +3 रखना पसंद करेंगे। तो +3 कैसे होगा, जब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ले करके अपनी घटाएंगे और जिससे लेंगे उसकी बढ़ाएंगे, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, यानी उसका ऑक्सीकरण होगा, और जब ये उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। इसलिए Ce+4 और Tb+4 विल गेट रिड्यूस इजिली, यानी अपने आप को अपचयित कर लेंगे आसानी से, एंड विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस प्रकार से बहुत अच्छे ऑक्सीकारक की तरह काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अन्य विकल्पों में +4 किसी में नहीं है, इसलिए वो सब गलत हो गए। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है अल्ट्रा वायलेट विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड आर एक्स, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द excitation of electron involving y, the x and y respectively are। तो कुल मिला के अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं तो उनमें विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड पाए जाते हैं, यानी हमारी आंखों से दिखाई देंगे। तो कह रहा है वो स्पेक्ट्रम जो लैंथेनॉइड में है उनको यहाँ पर x मान लिया गया है, और कह रहा है प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग y, और जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्साइटेशन में उनको y मान लिया गया है। तो कह रहा है x और y क्या है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये बी ऑप्शन करेक्ट है, नैरो एंड f ऑर्बिटल्स। तो ध्यान दीजिए हमने जब NCERT पढ़ा था और NCERT के पीछे वाले क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पर बताया था कि जो लैंथेनॉइड होते हैं इनमें क्या होता है कि जो एनर्जी लेवल होते हैं वो ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा थी, ये कारण था।
तो जाहिर सी बात है पास पास होंगे तो इसका मतलब नैरो बैंड होंगे, और एफ ऑर्बिटल्स में ऐसा होता है, तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इन लैंथेनाइड्स एब्जॉर्प्शन बैंड आर नैरो बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन विद इन एफ लेवल। तो चूंकि बैंड नैरो होती हैं, और नैरो बैंड यानी सकरी बैंड, बैंड मतलब फीता जैसी संरचनाएं जिनको इस बैंड कहते हैं, वो एफ लेवल पर उनका एक्साइटेशन होता है, इसलिए ये नैरो होती हैं। तो इसलिए नैरो बैंड और एफ लेवल पर एक्साइटेशन होता है, इसलिए नैरो एंड एफ ऑर्बिटल्स हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो कह रहा है ब्लॉक या ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, और इधर एलिमेंट दिए गए हैं। तो कह रहा है लैंथेनाइड में कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो सही कौन सा है हमको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर ए बी सी डी करके विकल्प दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो थर्ड वाला हमारा आंसर करेक्ट है, तो इसको मिलान कर लेते हैं। तो ए में देखिए, ए का फर्स्ट सही है, ये सी ई, सीरियम जिसको बोलते हैं। तो ये लैंथेनाइड एलिमेंट है, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद बी का 4 वाला मैच कर रहा है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत सीजियम मैग्नीशियम आ जाता है, मैग्नीज Mn, तो ये आ जाता है डी ब्लॉक के अंतर्गत। इसी प्रकार से सी का सेकंड विकल्प करेक्ट है, यानी आर्सेनिक हमारा आ जाता है पी ब्लॉक के अंतर्गत, और यस ब्लॉक के अंतर्गत हमारा आ जाएगा डी का थर्ड करेक्ट है सीजियम। तो यस ब्लॉक के अंतर्गत सीजियम आ जाता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और हमने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल हमें याद करना है, याद करने के तरीके भी हमने बताए थे कुछ ग्रुप के, और बाकी के हमने बताया था कि जब रिवीजन कराएंगे तो एक अलग हम ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से याद करेंगे। और फिलहाल आप अपनी ट्रिक खुद सोचा करिए, किसी के बताने की बजाय जो ट्रिक या रास्ते खुद बनाए जाते हैं वो रास्ते ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। तो आप अपने से बनाइए और इनको याद करिए। तो लैंथेनाइड सीजियम हो जाएगा, डी ब्लॉक मेमन हो जाएगा, पी ब्लॉक एएस हो जाएगा, और एस ब्लॉक हमारा सीजियम हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा। अब आगे आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में दिया है कि सीरियम हमारा लैंथेनाइड हो जाएगा, आर्सेनिक हमारा पी ब्लॉक हो जाएगा, सीजियम हमारा एस ब्लॉक होगा, मैग्नीज हमारा डी ब्लॉक होगा। इनके एटॉमिक नंबर भी ब्लॉक में ब्रैकेट में दे दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, तो कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, नीट री एग्जाम में जो 24 का री एग्जाम हुआ है, अभी तो उसी में पूछा गया है, तो इनकरेक्ट वाला हमको बताना है। तो ये हमारा सेकंड विकल्प इनकरेक्ट है। कह रहा है द एन सिंगल बॉन्ड इज एन स्ट्रांग एज द पी सिंगल बॉन्ड। कह रहा है एन सिंगल बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा जितना पी सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए सारे विकल्पों के हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो PeT3 एंड AsPH3 एस लिगेंड्स कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में दिया है, यहाँ पर दिया है डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पर देखिए PETS है, PET3 नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है PETS एंड AsPH3 एस लिगेंड कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल। अब अगला देखिए कह रहा है कि NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल PP बॉन्ड बिकॉज ऑफ हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा NN सिंगल बॉन्ड है ये वीकर होता है PP सिंगल बॉन्ड से,
और ऐसा क्यों है? क्योंकि NN में क्या होता है कि जो बांड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच ज़्यादा रिपल्सन होता है। इस कारण से NN सिंगल बांड वीकर होता है PP बांड से, बिकॉज ऑफ हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बॉन्डिंग नहीं नॉन बॉन्डिंग, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से NN सिंगल बॉन्ड वीकर हो जाता है, PP की तुलना में ये चीज़ निकल के आई। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन होता है हमारा, ये अपने आप में एक अद्वितीय बिहेव रखता है, यूनिक एबिलिटी होती है। और ये क्या है यूनिक एबिलिटी? कि ये p मल्टीपल बॉन्ड खुद बना लेता है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए थर्ड विकल्प है कि नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन अपना अकेले बनाता है और कार्बन और ऑक्सीजन की अलग बात हो गई, तो इट सेल्फ ही अपना बनाता है। अब अगला हमारा है कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d बॉन्ड एज अदर बी हैवियर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d बॉन्ड्स एज अदर हैवियर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए हमें यह समझना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये इनकरेक्ट है कि JNN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रांग, जबकि स्ट्रांग नहीं वीक है PP सिंगल बॉन्ड से, इसको ध्यान देना है। बाकी जितने ऑप्शन हैं वो सब करेक्ट हैं। तो PET3 है यहाँ, ये देखिए थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, PET3 होना चाहिए, ये S लिख गया है। तो PET3 एंड AsPH3 एस लिगेंड कैन फॉर्म d बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो उस समय ये सब डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर उतना डिटेल नहीं देखेंगे। जब वो चैप्टर आएगा तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और NN सिंगल बॉन्ड वीकर होता है PP की तुलना में। नाइट्रोजन यूनिक एबिलिटी रखता है p मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए खुद में, और कार्बन और ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d बॉन्ड एज अदर हैवियर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप। तो कुल मिलाकर के ये तीनों विकल्प करेक्ट हैं, केवल सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर। तो देखिए यही फायदा होता है क्वेश्चन करने का। अभी हमने सेम यही क्वेश्चन किया और फिर यही आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमको ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प करेक्ट है, B एंड D। तो B और D में क्या है कि स्पिन ओनली यानी म्यूस सेम होगा। सेम कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है Ti+3 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जब आप Ti का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद उसको 1s2s2p3s वाले कॉन्फ़िगरेशन में भरेंगे, तो D में केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 3d1। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि D में 5 कक्षक होते हैं तो एक ही भरा। इसी प्रकार Cr+4 में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d4 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Mn+2 में 5 होंगे तो 5 अनपेयर्ड होंगे, क्योंकि 5 ही कक्षक होते हैं D सब सेल में। इसी प्रकार Fe+2 में 4 होंगे, 3d6 को जब भरेंगे तो हम इस तरह भरेंगे। ये देखिए 5 हो गए, तो जब इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे तो एक एक पहले भर देंगे।
एक एक भर दिया, 6 भरना है तो 1 2 3 4 5 हो गए, 6वां इसका उल्टा भरा जाता है तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और स्कैंडियम +3 में 0 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 3d 0। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, अब इसका फार्मूला होता है √n+2, जहाँ पर n हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बोहर मैग्नेटॉन में ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखिए Cr+2 और Fe+2 इनके लिए 4 4 हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब 4 रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा। तो Cr+2 और Fe+2 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली सेम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है द E0 वैल्यू फॉर द Mn+3/Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr+3/Cr+2 और Fe+3/Fe+2 ड्यू टू चेंज ऑफ। तो कह रहा है कि Mn+3/Mn+2 के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि E0 है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारी ज़्यादा है Mn+3 से Mn+2 बनने में, तुलना में Cr+3 से Cr+2 बनने में या Fe+3 से Fe+2 बनने में। तो कह रहा है ऐसा क्यों है, ये हमको बताना है। तो ऐसा D4 to D5 कॉन्फ़िगरेशन के कारण है ऐसा। अब D4 D5 कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए E0 Mn+3/Mn+2 की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, फिर E0 Cr+3/Cr+2 का, फिर E0 Fe+3/Fe+2 का। यह दोनों का R करके दिया है कि मतलब इसका ज़्यादा है इन दोनों से। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो Mn+3 का लिखेंगे तो आर्गन लिखेंगे 18, और उसके बाद सबसे अच्छा रास्ता होता है कि Mn+3 है जैसे, तो इसका एटॉमिक नंबर आप लिखिए, परमाणु क्रमांक, फिर उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्योंकि 3 निकले होंगे तभी +3 आया है। तो 3 निकालने के बाद जो बचे उसको 1s2 s2 p3 s3 p4 में भर दीजिए। तो 18 के पूर्णांक होगा तो 18 में अक्री गैस आर्गन आती है, इसलिए डायरेक्ट आर्गन लिख दिया ताकि लंबा न लिखना पड़े। तो 3d4 हो गया। तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और Mn+2 में इसमें 3 निकले, इसमें 2 ही निकला तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो 4 से 1 ज़्यादा 5 हो गया। Cr+3 में इसी प्रकार 3d3 होगा, Cr+2 में 3d4 हो जाएगा, क्योंकि 1 ज़्यादा निकला, इससे 1 कम निकालेंगे तो 3 से 1 ज़्यादा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि as Mn+3 फ्रॉम D4 कॉन्फ़िगरेशन गोज टू मोर स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ 4 से 5 बन रहा है Mn+3 से Mn+2 बनने में। तो Mn+2 बनना पसंद करेगा, क्योंकि कोई भी तत्व अपनी स्टेबल अवस्था प्राप्त करना चाहता है, और आधे भरे हुए या पूर्ण भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो इसलिए अपना यह आधा भरा हुआ कक्षक रखना चाहेगा। तो Mn+3 से Mn+2 बनना चाहेगा, इसीलिए Mn+3 से Mn+2 वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। अन्य में देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3d3 है, 1 निकल भी जाएगा तो 3d4 होगा, तब भी 5 वाला नहीं प्राप्त होगा। तो हाफ फील्ड की वजह से Cr+ इन दोनों से Cr और Fe से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द पेयर ऑफ लेंथेन आयोडाइन विच आर डायामैग्नेटिक इज। तो डायामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो 2 होते हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो हमसे डायामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो हमारा पहला विकल्प करेक्ट है, C+4 और Yb+2, ये हमारे डायामैग्नेटिक हैं। और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना पाए जाएं। डाया का मतलब देखिए 2 डाया, तो इसी तरह समझिए कि 2 मतलब जोड़े में रहेंगे। तो यहाँ पर C+4 जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4 Fe0 आता है,
एफ में 0 है, तो म्यू इसका 0 हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। और जब YB+2 का लिखते हैं तो इसमें 4F14 आता है, तो जाहिर सी बात है कि F में 7 कक्षक होते हैं, 7 ऑर्बिटल, तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, तो डायामैग्नेटिक हो गया। इसी प्रकार C+3 में 4F1 है, 4F1, तो यहाँ इसमें देखिए C+4 में यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसके पहले जो रहे होंगे वो पेयर में रहे होंगे, तो इसलिए डायामैग्नेटिक है। इसमें पेयर में इसलिए डायामैग्नेटिक है। और यहाँ पर C+3 में देखिए केवल एक इलेक्ट्रॉन है F सबसेल में, तो एक भरेंगे तो अनपेयर्ड रहेगा, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक है। म्यू जब एक रखेंगे √n+1 में तो √3 आएगा। इसी प्रकार U4Bm में +2 तो 4F7 होगा, 7 इलेक्ट्रॉन एक एक भरेंगे तो अनपेयर्ड रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक। कुल मिला के पेयर्ड रहेंगे तो डायामैग्नेटिक बिहेव शो करता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करता है। और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार इसने सारे भर के दिखाया है। GD+3 में भी 7 है बाहरी कक्षा में, 7 भरेंगे पैरामैग्नेटिक। U4Bm EU+3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 6 है, ये भी अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है। PM+3 में 4 है, ये भी अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है। और SM+3 में ये भी 5 भरेंगे तो अनपेयर्ड ही रहेगा F में, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो कुल मिला के हमारा डायामैग्नेटिक ये 3 ही आते हैं, C+4, YB+2 और C+3। तो यहाँ पर C+4 और YB+2 हमारे डायामैग्नेटिक हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, C+4 होगा, हो सकता है ये C+4 ये डायामैग्नेटिक है, C+3 पैरा हो जाएगा क्योंकि एक ही बचेगा। तो C+4 और YB+2 हमारे डायामैग्नेटिक हैं ये दोनों, तो इसलिए पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो 2 ये असर्शन और रीजन दिए गए हैं, मतलब ये कारक है और ये कारण है। तो ये कौन किसकी बात करता है ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच accompany the filling of electrons in the inner d subset orbitals। तो इसको पहले पढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है असर्शन में कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज along each series of the transition element from left to right however small variation occurs। तो कह रहा है कि लैंथेनाइट सीरीज में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज बढ़ती है, इंक्रीज करती है, स्मॉल वेरिएशन आकर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और इसका रीजन क्या बता रहा है, कह रहा है देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसका कारण बता रहा है कि चूंकि नाभिक के अंदर आवेश बढ़ता है, which accompanies the filling of electron in the inner d orbital, जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाली को सेल में ऑर्बिटल से यानी कक्षक में भरता है, वो भी डी कक्षक में। ये कारण है, तो ये कारक है और ये कारण है कि ये जो हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है। तो इसमें दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो एसर्शन और रीजन है दोनों करेक्ट हैं, और रीजन एसर्शन का अच्छी व्याख्या कर पा रहा है, ये बात निकल के सामने आई। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अब इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि रीजन जो है खुद ही एसर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन किए। अब 11वें नंबर से अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।